स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, उसके बाद उनकी पहले प्रिपरेशन पढ़ा था, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। साथ ही साथ में हम लोगों ने कवर किया था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज जो है उसमें ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड की क्या होंगी, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या होगा, यहाँ इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है या इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है यहाँ पे। उसके बाद हम इसके लास्ट पोर्शन पे जाएंगे, एप्लीकेशन पार्ट। और अगर मैं बता दूं प्रॉपर्टीज की बात, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने एंड किया था तो वहां पे कुछ जो बेसिक थी वो हमने देख ली थी कि कैसे कैसे रिएक्शन करता है। 3-4 हमने रिएक्शंस बताई थी या कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन अब बात आती है जिसमें कि आपको याद होगा एक Hg की रिएक्शन थी, मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। वही यहाँ पे है कि अब हम उसको कंक्लूड करेंगे किसमें, अब एक चार्ट फॉर्म में लाए हैं, एक कंसाइज कर दिया है आपके लिए, और एक जब फ्लो चार्ट मिलता है ना, उससे आपको क्या आसानी होती है कि ये हमारा केमिकल, ये हमारा रिएजेंट जो है वो अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, इसके साथ करेगा तो क्या मिलेगा, मतलब डिफरेंट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर कर हमें क्या मिलने वाला है ये हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो यहां पे मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट लाया हूं जिससे आपका एक कंसाइज वे में ज्यादा पता चल पाए कि अगर इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल के, मतलब जहां पे आयनिक बॉन्डिंग शो होती है, वो कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। जैसे ऑर्गेनो लिथियम वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड, मतलब क्या होता है वो बहुत ज्यादा वहां पर क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसमें कि ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स जो होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितने ज्यादा रिएक्टिव। सिमिलरली ऑर्गेनो एल्यूमिनियम की स्टार्टिंग में मैंने जब इंट्रो दिया था तब बताया था ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनको कहां पे स्टोर करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर में। ये ऑक्सीजन से, कीटोन से और ईस्टर से, अल्कोहल से, मॉइस्चर से, वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनर्ट एटमॉस्फेयर देने पे रिएक्ट नहीं करते हैं और स्टेबल भी होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, ये मैंने बताया था। अब ये आपके सामने कुछ रिएक्शन दी गई हैं जिनके लिए सेंसिटिव होता है, या कहता हूं कि इनसे रिएक्ट करते हैं, उन्हीं के साथ मैं रिएक्शन लाया हूं कि अगर वो चीज प्रेजेंट होगी, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने से ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड क्या फॉर्मेशन करता है वो मैं लेके आया हूं। अगर हमारा कोई अल्कोहलिक ग्रुप है तो उसके साथ उसकी क्या रिएक्शन होगी, कोई हेलोजन है तो उसके साथ क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे कैसे हम लोग दिखाए हैं। सबसे पहले हमारा AlR3 मतलब ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड बेसिक बना लिया। इसको समझने से पहले आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ जाइए कि इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। मतलब यहां से निकलने वाला R निगेटिव के फॉर्म में निकलेगा, और R कभी निगेटिव होता है। R क्या होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे R- निकलता है, वो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। वही यहां से भी न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। ये कहां पे अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव सेंटर होगा, या तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी या पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा। सिंपल सी चीज है। बात करते हैं सबसे पहले O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमारा एयर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। यहां पे हमारे जो Al है ये क्या करेगा, ये हमारा जो O2 है इसके साथ रिएक्शन करके AlOR का होल थ्राइस, क्योंकि ये तो ट्राइवेलेंट होता है तो 3 वैलेंसी शो करेगा, तो यहां पर आपको AlOR का होल थ्राइस देखने को मिलता है सिंपली जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है। जब हमारा अमोनिया में, अमोनिया क्या होती है, NH3 होती है। NH3 से अगर आप क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या होता है, वहां पे हमें प्राइमरी अमीन देखने को मिलती है। अमोनिया से अगर 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो सिमिलरली हमें सेकेंडरी अमीन देखने को मिलती है। तो यहां पे देखिए क्या है, एक हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं, तो यहां पे 2 एल्काइल ग्रुप है, मतलब ये सेकेंडरी अमीन है। जैसे ही सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, यहां का जो हमारा H है ये, और यहां से R, तो R जो निगेटिव निकलता है यहां से H ले लेगा और RH बना देगा, मतलब एक एल्केन की फॉर्मेशन कर देगा। यहां से R है, वो भी निगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है, और इसमें हमारा जो है H है उससे प्लस की फॉर्म में निकालेगा, और ये बनने वाला Nr2 ग्रुप सीधा सीधा इससे लिंक होगा, और इसका हमको मिलेगा क्या, इसको हमको मिल जाएगा इसमें पॉलीमर। पॉलीमर कैसे,
यहाँ पे जो हमारा Al ग्रुप है ये, और R2 है ये, और साथ में NR ग्रुप है, NR2 ग्रुप है। इसकी ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, ये कंटिन्यूअस पॉलीमर की फॉर्मेशन करते चले जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे आगे N लिखा हुआ है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं HX की, HX में क्या है, ये हमारा पॉजिटिव ये निगेटिव। H हमेशा क्या होता है, HX में मतलब हमारा कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड है तो क्या होता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो जो भी हाइड्रोजन है वो तो पॉजिटिव है, हैलोजन निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले की अटैक कहाँ होगी, निगेटिव वाले पे होगी, और ये निगेटिव वाले का अटैक कहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव पे होगा। वैसे निगेटिव हमेशा मूव करता है तो यहां से आएगा, तो ये निगेटिव कहां जाएगा, Al पे जाएगा, और R ग्रुप कहां जाएगा, H पे जाएगा। तो R पे H गया तो क्या बना, एल्केन बना, और Al पे X आया तो कितने आएंगे, 3 आएंगे, क्योंकि हमको पता है AlX3 टाइप की हमको स्पीसीज मिलनी होती है। तो यहां पे आप अगर देख रहे हैं तो AlX3 और साथ ही में आपको एक एल्केन मिल रहा है जो कि पहले मिला था। फिर बात करते हैं RNH2 के, मतलब हमारा जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके कोई स्पीसीज बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन बोलते हैं। तो यहाँ ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एक फॉर्मेशन मिलती है जिसको आपको याद करना है, टेट्रामर की फॉर्मेशन करता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था LiCl के केस में। LiCl के केस में सिमिलर रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पर हमारा कुछ ऐसे क्यूबेन टाइप की स्ट्रक्चर रहती थी, और जैसे ही हम इसमें देखते थे तो अल्टरनेट पोजीशंस पे हमारा Li, यहां पर Li, और फिर एक यहां Li, और एक यहां Li, कुछ ऐसे होता था। यहां पे हमारा CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 था। तो सिमिलरली ये हमारा क्यूबेन टाइप का स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट पोजीशंस पे एल्यूमिनियम होंगे और अल्टरनेट पोजीशंस पे ही हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होगा। और जब भी क्यूबेन की बात आती है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री दिखाने के लिए इसमें हम लोग कभी भी टेट्राहेड्रल को बताते हैं तो एक क्यूबेन स्ट्रक्चर में बताते हैं। मान लीजिए यहाँ हमारा सेंट्रल एटम है और उसकी जो वैलेंसीज होती हैं अल्टरनेट कॉर्नर, जैसे आपका रूम होगा तो एक कॉर्नर इधर का और एक कॉर्नर के इधर पे, 2 एटम होंगे, उसके बाद ना इधर होगा ना इधर होगा, वो वाला अल्टरनेट पे है, मतलब एक के बाद देखिए इधर गए आप फिर इधर आ गए, उसी तरह फिर इसमें ऐसे आए फिर ऐसे आए। उसी तरह सिमिलरली नीचे वाले फेस में अगर जो बेसमेंट है, ग्राउंड है, उसमें भी क्या है, एक एटम इधर होगा फिर दूसरा उसी के सामने होगा, लेकिन याद रखिएगा जिधर वो ऊपर वाला है उधर नहीं होगा। जिस कॉर्नर्स पे आपने छोड़ दिया है, एटम नहीं रखा है, उन पे एक इधर एल्यूमिनियम एक इधर एल्यूमिनियम, कहां होगा, नीचे साइड। तो नीचे वालों में यहां पे और इन पोजीशंस में वैकेंसी है, उसी तरह ऊपर में यहां पे एटम है, यहां पे वैकेंसी, इसको को कहेंगे अल्टरनेट पोजीशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहां पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद एल्यूमिनियम, तो अल्टरनेट हुआ। फिर इसके बाद यहां नाइट्रोजन, इसके बाद इधर एल्यूमिनियम हुआ, तो ये भी अल्टरनेट हुआ। फिर नीचे भी वही नाइट्रोजन, और चाहे जिधर आप जाइए दोनों तरफ आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। दैट मींस एक एल्यूमिनियम 3 नाइट्रोजन से लिंक हो रहा है और एक नाइट्रोजन 3 एल्यूमिनियम से लिंक हो रहा है, और इसी को बोलते हैं यहां पे क्यूबेन टाइप का स्ट्रक्चर। बात आती है अल्कोहल। एल्कोहलिक ग्रुप क्या होते हैं, एल्कोहल में प्रेजेंट जो प्रोटॉन होता है वो एसिडिक होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, उसका तो नाम ही एसिड है और वो थोड़ा जल्दी निकलता है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल। यहां पे हमारा H+ होगा और ये RO निगेटिव फॉर्म बनेगा, और जैसे ही हमने बताया पॉजिटिव निगेटिव ही तो अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव पार्ट को पकड़ लेगा, और जो ये निगेटिव है ये इस पॉजिटिव को पकड़ेगा। तो बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, R2AlOR, एक OR गया और एक हमारा R बाहर चला गया और हमारा एल्केन फॉर्मेशन हो गया। वो सामने आपके रिएक्शन मैंने लिख दी है। साथ ही में AlX3, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, आप लिख लीजिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड को एक एल्यूमिनियम हैलाइड से ट्रीट कर रहे हो तो ले स्टार्टिंग मटेरियल में एक टाइप का हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, लेकिन जब रिजल्टेंट देख रहे हैं तो वहां दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड दिख रहे हैं, वो आपके सामने हैं, R2AlX और RAlX2। क्योंकि यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसको पकड़ेगा, निगेटिव को, और ये वाला निगेटिव किसको पकड़ेगा, पॉजिटिव को। तो बनने वाली स्पीसीज क्या हो जाएगी, R2AlX, मतलब ये वाला Al R2, यहां से एक R गया यहां पे तो यहां से एक X आ गया यहां पे, तो ये हो गया, और यहां पे क्या है, AlX2 बच रहा है और एक R ग्रुप यहां से आ जाएगा, तो वो हमारा नीचे मैंने दिखा दिया है। सिमिलरली बात करते हैं SO2 से, तो मैंने आपको बताया था जो भी कार्बोनिल होते हैं,
जो भी कार्बोनिल होते हैं इनका ये कार्बन सेंटर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। सिमिलरली हमारा SO2 ग्रुप भी क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक होता है। मैं मैकेनिज्म भी इसकी आपको दिखा देता हूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये हमारा Al है, यहां पे R है, ये R है और ये R है। यहां पे हमारा SO2 ग्रुप होगा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पॉजिटिव है, ये हमें पता है नेगेटिव होता ही है। ये तुरंत इस पे अटैक करेगा, ये हमारा ओपनिंग हो जाएगी। और जैसे ही इसकी ओपनिंग हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, यहां पे देखिए Al से जुड़ गया है, ये R ग्रुप चला गया है। यहां पे हमारा S, एक तरफ तो R हो गया, यहां पे ये R हो गया है, दूसरी तरफ क्या है, डबल बॉन्ड O और ये O निगेटिव, कुछ ऐसे बनाया है। साथ ही साथ में मतलब ये हमारी स्पीसीज है और इस वाले जो निगेटिव, देखिए यहां से R ग्रुप गया है तो ये ग्रुप टूट गया, बचा क्या, AlR2 बचा है। सिमिलरली यहां से भी R ग्रुप जाएगा और यहां से R ग्रुप जाएगा, आखिरी में हमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम। ठीक है, तीनों R गए कहां, गए हमारे SO2 के ऊपर। और SO2 के ऊपर बनने वाली स्पीसीज क्या है, देखिए ये गया और ये मान लीजिए बॉन्ड ओपन हुआ था तो एक O डबल बॉन्ड R ग्रुप आया, तो कुछ यही तो स्पीसीज बनी। इसी जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज यही इस पे अटैक करेगा और इस तरह के 3 करेंगे, क्योंकि 3 R ग्रुप निकले हैं, 3 SO2 के ऊपर अटैक करेंगे, 3 ये स्पीसीज हमारे एल्यूमिनियम के साथ आके फिर से लिंक होंगी। तो हमारी बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, AlSO2R और वो कितनी होंगी, 3, इसलिए होल थ्राइस लिखा। शायद ये आपको मैकेनिज्म के साथ भी समझ में आ गया होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मेन ग्रुप का एलिमेंट हो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, साथ में कोई लोन पेयर स्पीसीज हो, तो वो क्या बनाती हैं, एक एडक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। यहां पे आप जब बात करते हैं AlR3 की, तो इसके पास क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। जब भी कोई भी हमारी लोन पेयर स्पीसीज आएगी, जरूरी नहीं अमोनिया आए, याद करिए जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो सबसे फर्स्ट मेथड में जहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यूज कर रहे थे तो एल्काइल लिथियम तो पहले बन रहा था, लेकिन फिर सॉल्वेंट के साथ से एल्काइल एल्यूमिनियम बन रहा था, लेकिन वही ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड तुरंत ईथर्स के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या बनाता था, एक एडक्ट बनाता था। तो ये लोन पेयर क्या करता है, यहां पे लोन पेयर आएगा और इस वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करके एक एडक्ट बना देता है, एक एडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। ऐसे कोई भी हो सकते हैं, 2 में से एक। ठीक है, तो ये आपको समझना था। तो यहां पे जैसे ही एडक्ट बनाएंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो कंपाउंड है उनको लिंक कर देना होता है, बस। ये हमारा फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन आएगा, इसके पास वैकेंट डी है, सीधा सीधा अटैच हो जाएगा और जो निगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे था वो अब एल्यूमिनियम पे आ जाएगा। इसीलिए मैंने एल्यूमिनियम के ऊपर दिखाने के लिए, क्योंकि मेटल के ऊपर जो चार्ज दिखाना होता है वो यहां पे आप नहीं दिखाते हैं कभी भी मेटल वाला चार्ज हम यहां नहीं दिखाते। कोऑर्डिनेशन में भी आपने पढ़ा है, अगर यहां पे पढ़ते हैं PtCl4 2- ये पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं Pt+2 में है, तो कभी Pt+2 यहां पे दिखाते हैं, आप नहीं दिखाते। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा मेटल के ऊपर चार्ज होता है, आयन होता है, वो कहां, कॉम्प्लेक्स के ब्रैकेट के ऊपर दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स के बाहर दिखाते हैं। ये था हमारा एप्लीकेशन पार्ट, प्रॉपर्टीज का, कि कैसे कैसे रिएक्शंस होंगी हम नेक्स्ट देखेंगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। बट यहां से नहीं, यहां से शुरू हो रही है, हेडिंग थोड़ा नीचे लिखा है मैंने। तो यहां पे क्या है, पहले थोड़ा सा 2-3 प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं उसी से रिगार्डिंग यहां 2-3 पॉइंट और हैं, वो पहले देख लेते हैं। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि जो हमारा RalX2 है वो उसकी रिएक्टिव हाईली रिड्यूस हो जाती है इन कंपैरिजन टू AlR3। यहां पे R3 लिख लीजिएगा। मतलब ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड जो प्योर होते हैं बिना हेलोजन के एसोसिएशन के, सिंपली Al और CH3 मान लीजिए है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपैरिजन टू AlRX2। जैसे ही हेलोजन का हम वहां पे इंसर्शन करते हैं, एक रिमूव करते हैं, कैसे करते हैं, ये वाली रिएक्शन देखिए। ये मैंने बताया AlR3 है, AlX3 पढ़ा है, तो हमारा बनने वाली स्पीसीज क्या बन रही थी, RalX2, और दूसरी क्या बन रही है, R2AlX। सिंपल सी चीज है। और वहां पे AlR3 हमारा पहले से है और AlX3, मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है इस रिएक्शन में चारों बन गई Al की,
4 पॉसिबिलिटी हैं, 4 की चारों यहां पे बन गई, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि मतलब यहां पे 1 हो जाए 2 हो जाए। सिंपल सी चीज है, आपको ये समझना था। तो यहां से आपको यही रिएक्शन बताई गई कि कैसे रिएक्टिविटी इन्हांस होती है जब ये होती है, लेकिन जैसे ही आर में हम आर ग्रुप को रिप्लेस करके एक हेलोजन ग्रुप लाते हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। सिंपली ये आपको समझना था। बात करते हैं एल्काइल लिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हैं उनका वेल नोन है ऐड करने के मल्टीपल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। याद करिए कार्बोनिल के ऊपर हम लोग अटैक कराते थे, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता था उसके ऊपर हम अटैक कराते थे, अल्कोहल टाइप की स्पीसीज बना लेते थे। किसी भी कार्बोनिल पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। डिपेंड करेगा किस टाइप का हमने कार्बोनिल लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी या एल्डिहाइड लिया है, कीटोन लिया है, तो उससे बनने वाली स्पीसीजेस प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्सरी अलग अलग तरह की हमारी अल्कोहल्स होती हैं। सिंपल। साइनाइड जब ले रहे थे, जब साइनाइड ले रहे तो बनने वाली स्पीसीज क्या थी, बनने वाली स्पीसीज कीटोन थी। यहां से ये निकल रहा था, 3 बार हम हाइड्रोलिसिस किए थे तो यहां से NH3 निकल गया था और यहां पर हमें क्या मिला था, OR और OR, कीटो टाइप की स्पीसीज मिली थी। ये आपने देखा था। बट अब यहां पे हम इसके लिए बात कर रहे हैं, यही सिमिलर रिएक्शन ये भी देगा क्योंकि निकालता तो ये भी R निगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल ही तो जैसे वहां रिएक्शन हुई थी सिमिलरली ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेंगे तो ये कहां जाएगा, इस पे आएगा और हमें बनने वाली स्पीसीज क्या दिखेगी, यहां पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब R निगेटिव आ रहा है तो वो कहां जाएगा आप बताइए, R निगेटिव है तो सिंपल है पॉजिटिव के पास जाएगा, तो बनने वाली स्पीसीज क्या हो जाएगी, C डबल बॉन्ड R। मान लीजिए इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गया, और N निगेटिव। अब N निगेटिव है, ऐसे ही क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करके मतलब ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाता है। मान लीजिए Li प्रेजेंट है, फिर क्या किए थे, याद करिए यही थी Li, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड से पहले जब ऑर्गेनो लिथियम पढ़ी थी बिल्कुल यही रिएक्शन थी। यहां से लिथियम चीलेट होता था, वाटर डालने से हमें ये पूरा ग्रुप वैसे का वैसा मिलेगा और यहां नाइट्रोजन के साथ आके हाइड्रोजन जुड़ेगा। फिर क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस करते थे तो यहां पे क्या मिलता था, R, और यहां से देखिए हाइड्रोलिसिस करने में वाटर आता है, वाटर में होता है H+ और OH-। अब बताइए यहां नाइट्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है, बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इधर जाएगा तो फिर से वही स्पीसीज। वो टूटता पहले नहीं है, वो बताने के लिए है कि कैसे चार्ज, कैसे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन होगा और रिएक्शन अपने आप होती है, ऐसा नहीं कि बॉन्ड पहले पूरा टूटेगा तब वहां अटैक, नहीं, यहां तो पोलराइजेशन होगा ही ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और जैसे ही पोलराइजेशन होगा तो यहां डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव। अब बताइए पॉजिटिव के पास तो पॉजिटिव जाएगा नहीं, निगेटिव के पास पॉजिटिव और पॉजिटिव के पास निगेटिव जाएगा, और बनने वाली स्पीसीज यहां पे हमारा OH और यहां H2 कर देंगे क्योंकि एक H पहले से है और ये H वहां जाएगा। फिर से सिमिलरली हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ और OH-, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है ये पॉजिटिव करेगा, डेल निगेटिव करेगा, और फिर से यहां जाएगा और ये यहां आएगा और ये बॉन्ड बाहर जाएगा, तो आपको मिलने वाली स्पीसीज क्या होगी, यहां OH और यहां OH, कुछ ये मिला। और जैसे ही आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, जेमाइनल डाइऑल। एक ही कार्बन पे 2 हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो उसे जेमिनल डाइऑल बोलते हैं, और वो हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वहां लोन पेयर रिपल्सन होता है। यहां से हम कर देते हैं वाटर का लॉस और बनने वाली स्पीसीज आपकी कीटोन थी। सिमिलर रिएक्शन यहां पर भी वही होगी, यहां पे Li की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, और सिंपली वही रिएक्शन पूरी प्रोसीड होगी। यहां पे मैंने आपका एक बार फिर से रिपीट कर दिया है। अब फिर हम आगे पढ़ेंगे क्या है, AlR3 के अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड ऐड करेगा और वहां पर पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। याद करिए जब हम लिथियम के लिए पढ़े थे तो इसमें भी यहां पे पॉलीमराइजेशन की थी, यहां CH3 करके ऐसे करके बनाया था हम लोगों ने। कुछ ये कंपाउंड होता है CH2 CH डबल बॉन्ड और यहां CH3, ये तो यहां पे C ही रहता है, ये डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही ये डबल बॉन्ड टूटता है पॉलीमराइजेशन के लिए, एक इधर बॉन्ड आ जाता है और एक इधर जाके यहां पॉलीमराइजेशन आपको मिल जाती है, जिससे आप क्या बनाते थे, सिंथेटिक रबर बनाते थे। और इस यूनिट को क्या बोलते हो आप, इस यूनिट को आइसोप्रीन यूनिट बोलते थे सिंपली। फिर क्या है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग,
हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में आर ग्रुप जो होगा मोस्टली MEET मतलब लोअर हाइड्रोकार्बन्स होंगे। उसका रीजन अभी आगे मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों लोअर हाइड्रोकार्बन्स ही सिर्फ आर की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं इसमें ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन टाइप के बड़े हायर हाइड्रोकार्बन क्यों नहीं प्रेजेंट होते, बताऊंगा। फिर है ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर जनरली डाइमेरिक। डाइमर क्यों बनाते हैं इसका भी एग्जांपल आगे दूंगा, मतलब एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर है दिस एसोसिएशन इज अपोज्ड इन केस ऑफ बल्की ग्रुप। मैं बता रहा हूं ना कि लोअर हाइड्रोकार्बन्स तो ये डाइमेरिक फॉर्म बनाएंगे लेकिन हायर वाले नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे मैं अभी आगे डायग्राम से, ये यहाँ पे देखिए ये वाला जो डायग्राम है पूरा यहाँ पे मॉलिक्यूलर डायग्राम टाइप का बना है, पूरा मैं अभी आपको समझाऊंगा। उससे पहले रफली यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा जब AlMe का होल थ्राइस लेते हैं तो सॉलिड स्टेट में भी डाइमर होता है और सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कौन सा याद होगा, जो भी हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। क्यों? क्योंकि इनमें एक ऑर्गेनिक ग्रुप भी है, मेटल तो है लेकिन उसके बाद जो पूरी चेन है वो किसकी है, वो ऑर्गेनिक ग्रुप की है। और हमने पहले ही पढ़ रखा है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर होगा वो पोलर में जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में, ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक वाला इनऑर्गेनिक में। तो ये ऑर्गेनिक वाला है तो सॉल्यूशन में डूबेगा किसके, हाइड्रोकार्बन, वो भी ऑर्गेनिक ये भी ऑर्गेनिक। यहां भी डाइमेरिक। गैस फेज में डाइमर और मोनोमर में इंटर कन्वर्टेबल होता है। कैसे होगा नेक्स्ट अभी वही डायग्राम है उसमें समझाऊंगा कि क्यों टूटता रहता है। फिर यहाँ पे है AlEt3, तो इसका जब सॉलिड स्टेट देखोगे तो यहां भी डाइमर। AlPH3 मतलब जो ग्रुप कह रहा था बड़ा नहीं होना चाहिए, पीएच हुआ तो सॉलिड स्टेट में तो सारे के सारे डाइमर होते हैं। यहां मैंने बताया भी था कि ये जनरली डाइमरिक बनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग यहां इनकी सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन फेज की बात करते हैं, तो ये डाइमर होता है। ये डाइमर और मोनोमर दोनों में इंटर कन्वर्टिबल होता है, और जैसे ही गैस फेज आती तो मोनोमर, और ये भी मोनोमर में एग्जिस्ट करता है। तो यहां था, ये हमारा बेसिक था। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे अपनी ऐप लाया है, जिसमें आपको मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, फुल रिकॉर्डेड कंटेंट विद रिटन कंटेंट, मतलब साथ ही साथ में आपको ये सब PDF दी जाती हैं जिनको आप प्रिंट आउट के फॉर्म में निकलवा सकते हैं, और आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखिए, समझिए और अप्लाई करिए। साथ ही साथ आप लोगों में से कई लोग हायर एजुकेशन में मास्टर्स करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो उनके लिए एग्जाम होता है CUET PG। तो आप लोगों के लिए विज्ञान वृक्ष ने CUET PG का जो भी सिलेबस है उसको वेल डिजाइन फॉर्म में दिया है। साथ ही साथ में आप लोग इसको भी परचेज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को और अपनी तैयारियों को बूस्ट करने के लिए। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना रहा होगा कभी ना कभी कि IIT जाएंगे, या अभी भी सपना है कि हमें आगे फ्यूचर में IIT जाना है, तो विज्ञान वृक्ष आपके सपने को साकार करने के लिए एक छोटी सी पहल किया है कि आपके सपनों को कैसे हेल्प की जा सकती है, मतलब आपको उसको वहां तक रीच करने में हेल्प कैसे करेगा कि आपकी पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ही अफोर्डेबल और लो प्राइजेस पे आपको पूरा फुल कंटेंट IIT जैम का दिया जाता है। ये IIT जैम क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं तो अपनी MSc करने के लिए IIT से मौका मिलता है। आप बच्चों को कौन सा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, उसके लिए IIT जैम एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। तो अगर आप IIT जैम एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपको मिलती है IITs और NITs MSc करने के लिए। साथ ही साथ में आपको इन सारे कोर्सेज के साथ दी जाती है टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपने लेवल को मैच कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के साथ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया टेस्ट सीरीज लेवल होता है। साथ ही साथ अगर आप मास्टर के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं या मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए विज्ञान वृक्ष IIT गेट और CSIR नेट जैसे इंपॉर्टेंट जो भी कोर्सेज होते हैं वो भी लाया है। IIT गेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलता है डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी। अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो सीधा सीधा इसरो, DRDO, बार्क, ONGC जैसी जगहों पे आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, और सिर्फ एक इंटरव्यू से आपकी जॉब पक्की होती है। लेकिन आपकी रैंक अगर अच्छी नहीं आती है तो आप किसी भी IIT से जाके MTech कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स पहले ही कर चुके हैं तो वहां से जाके PhD कर सकते हैं किसी भी IIT से, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से या किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से। उसमें ड्यूरिंग द PhD आपको फेलोशिप भी मिलती है। CSIR नेट जो है, अगर
आप में से कई बच्चों का पैशन टीचिंग है, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए CSIR नेट एग्जाम क्रैक करना मस्ट होता है। तो विज्ञान वृक्ष अफोर्डेबल प्राइस में आपको एक कोर्स प्रोवाइड करता है जिसको पढ़कर आप अपनी तैयारियों को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपका JRF हो जाता है तो आप कहीं से भी जाके इंडिया में अपने आप को इनरोल करिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट या कहीं से भी, डिस्टेंस लर्निंग से भी अगर आप अपना पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कराते हैं PhD एडमिशन में, तो आपको मिलती है भारी भरकम फेलोशिप, जो कि अभी रिसेंट में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हांस भी कर दी गई है। तो आप लोग इन सारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं विज्ञान वृक्ष के ऐप पे जाकर। तो चलिए हम लोग आगे अपना कंटेंट देखते हैं। क्या है, हम लोगों ने पढ़ लिया स्ट्रक्चर। वहां पे बार बार मैं बोल रहा था कि आपको इन डायग्राम से समझा दूंगा, आपको इन डायग्राम से समझा दूंगा, तो अब मैं समझा देता हूं। जब हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड शुरू किया था तो आपको बताए थे कि मोस्टली हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, मतलब मेटल जिनमें अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, लिथियम, सोडियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम टाइप के, तो ये सब कैसी बॉन्डिंग शो करते हैं? ये सारी आयनिक टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं। क्यों आयनिक करते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है और इनसे जुड़ने वाली स्पीसीज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन टाइप की बॉन्डिंग होती है, तो आयनिक बॉन्डिंग होती थी। बट OMC में हमको कोवेलेंट डील करना है। बट आपको याद होगा मैंने वहीं पे कुछ मेटल्स ऐसे थे जिनको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप की बॉन्डिंग करते हैं। जैसे आपका उसमें से सबसे पहले था लिथियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। ये 5 मेटल मैंने आपको बताए थे कि ये 5 मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, मैंने पूरा लेक्चर लिया था। वहां पे 4 टाइप का बताया था आपका। सबसे पहले आयनिक, सेकेंडली प्योर कोवेलेंट, थर्ड हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब ये वाले मेटल, और फोर्थ वन इज ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बताया था, जहां पे मेटल जो होगा ट्रांजिशन मेटल का होगा। तो ये 4 टाइप्स के पढ़े थे, इसके 2 लेक्चर भी कवर किए थे। तो यहां पे अब आ गई वही एल्यूमिनियम की बात। होता क्या है, नाम से इनका हम क्लासिफिकेशन किए थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये ऐसी स्पीसीज होती हैं कि पूरी बॉन्डिंग अपनी करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह जाती हैं। कैसे रहती हैं देखिए, आप बताइए एल्यूमिनियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 3s2 3p1। अब अगर 3 बॉन्ड हैं तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, तो चलिए बना लिया, इतना बना लेता है। ये वाला पार्ट अभी 1 मिनट के लिए भूल जाइए इधर का, ये हमारा एक एल्यूमिनियम हो गया। तो अब यहां पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमें तो पता है किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो इसकी वजह से क्या करता है, ये कहता है कि हम डाइमर बना लेते हैं अपने ही दूसरे इसी पार्ट के। देखिए ये भी AlCl3 जैसे होता है, तो ये हमारा AlCH3 का होल थ्राइस है और ये भी AlCH3 का होल थ्राइस ही है, दोनों एक ही हैं। ये आपस में ही ब्रिज बॉन्डिंग कर लेते हैं और ब्रिज बॉन्डिंग करके क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। देखिए CH3 जो होता है, CH3 के पास यहां पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए सिंपल सा। अब इसकी बॉन्डिंग कहेंगे सर कंप्लीट कैसे होगी? देखिए ये वाला CH3, इसके पास भी तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी कंडीशन रही होगी। लेकिन होता क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं मूव करते हैं एक इंस्टेंट के लिए। एक इंस्टेंट के लिए मतलब इतना यहां पे 3 लोगों में एक साथ ओवरलैपिंग होती है, कुछ इस टाइप की जो मैंने ये दिखाई है ना, ये देखिए येलो कलर से करके दिखाई है, ये पूरी ओवरलैपिंग होती है। तो 3 सेंटर के बीच में ओवरलैपिंग है, लेकिन बॉन्ड वहां 3 सेंटर तो 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ध्यान से देखिए इस पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। अगर आप फिर से नोटिस करिए, अगर इसमें देखेंगे ध्यान से, तो इस वाले सेंटर में कितने दिख रहे हैं? इस वाले सेंटर में भी आपको ध्यान से देखोगे तो 2 ही दिख रहे हैं, क्योंकि Al के पास और CH3 के बीच में तो 2 हैं, लेकिन इसमें हमने दिखा दिया सिर्फ ओवरलैप है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। होता क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि नॉन क्लासिकल टाइप का है। क्लासिकल में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ये CH3 है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ये है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 सेंटर, कार्बन और हाइड्रोजन, और 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंट्रिक। तो ये हमारा होता है क्लासिकल। लेकिन जैसे ही हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में जाते हैं तो नॉन क्लासिकल हो जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा। और जैसे ही डिफरेंट होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, लेकिन अपनी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये यहां पे लाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, एक टाइम के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यहां, और इस जगह से ये गायब हो जाएंगे।
यहां से गायब हो गए। अब जैसे ही गायब हो कहेंगे ये कैसे हुआ सर, तो देखिए ध्यान से, यहां पे 2 2 4 2 6 2 8, यहां पे आपका कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट। इस कंपाउंड का, एक एल्यूमिनियम का 1 मिनट के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, लेकिन इसका तो वैकेंट हो गया, जितना पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था उससे भी ज्यादा हो गया। तो ये कहेगा भाई अब बहुत देर हो गई, अपने मैंने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो दो और अपने वाले इलेक्ट्रॉन भी थोड़ी देर के लिए दो। तो यहां के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पूरे 4 के चारों इलेक्ट्रॉन यहां के बाद थोड़ी देर के लिए यहां से हट जाएंगे। ये यहां से हटके इस वाली सेंटर पे आ जाएंगे। इस वाले सेंटर पे जैसे ही आएंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, इस एल्यूमिनियम के पास 2 यहां से, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन और यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। अब यहां पे नहीं है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, और 4 तो पहले थे ही। तो अब क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका और इसका भी कंप्लीट हो गया। आपने एक लाइन सुनी होगी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ हमारे पास इसकी क्या थी, ये तो ऑल टाइम क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ही अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो स्टेबिलिटी मिल रही है, तो ये कंपाउंड थोड़ी देर के लिए स्टेबल होने के लिए डाइमर की फॉर्मेशन करते हैं। अगर सिंपल मोनोमेरिक फॉर्म में होते तो क्या होता, ये हमारे अनस्टेबल होते और 6 इलेक्ट्रॉन ही होते। थोड़ी देर के लिए क्या है, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होते रहते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, तो थोड़ी देर ये स्टेबल, थोड़ी देर ये स्टेबल, थोड़ी देर ये स्टेबल, तो इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी देर के लिए इनहेंस होती है, ये डाइमर बन जाता है, आपके सामने है। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ये पूरी बॉन्डिंग पढ़ने का, यहां से अब हमारा कंक्लूजन जो मैंने यहां लिखा है, जो ये बॉन्ड होते हैं ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा छोटे हैं, ये वाला बड़े हैं, और ये अब अगर ये वाले छोटे हैं ये बड़े हैं, ये टर्मिनल बॉन्ड बोले जाते हैं। जो टर्मिनल पे हैं ये वाले हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू ब्रिज बॉन्ड। क्यों, क्योंकि जो टर्मिनल वाले हैं उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी है और जो हमारे ब्रिज वाले हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है। और आपको पता है अगर बड़ी सी छड़ी है हमारी, कोई बड़ी सी स्टिक है, तो उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हमारी छोटी सी छड़ी है, अगर ये पेन साइज की होगी तो इसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। उसी तरह से जब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी टर्मिनल वालों को, तो उनको तोड़ना डिफिकल्ट होगा, लेकिन जब हमारे ब्रिज वाले हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो उनका टूटना बहुत इजी हो जाता है। सिमिलरली मैंने यहां पे लिखा है कि ब्रिज बॉन्ड आर अनस्टेबल व्हाइल टर्मिनल आर स्टेबल। अब यहां पे उसको हमने लिखा है बोथ कार्बन एंड एल्यूमिनियम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एल्यूमिनियम का अगर देखोगे तो एक यहां सिग्मा बॉन्ड, एक यहां सिग्मा बॉन्ड, एक यहां सिग्मा बॉन्ड, एक यहां सिग्मा बॉन्ड, 4 अगर बॉन्ड सिग्मा है तो क्या बनता है, sp3 बनता है। तो एल्यूमिनियम का हो गया। अगर कार्बन का देखोगे यहां तो sp3 बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, यहां पे 3 हाइड्रोजन है और ये पर्टिकुलर इंस्टेंट में है। कार्बन का ये मत समझ लेना 5 बॉन्ड बना लिया, 5 बॉन्ड थोड़ी बना लेगा, ये एक सिर्फ बॉन्डिंग की गई है, ओवरलैपिंग की गई है। तो ये बॉन्ड एक ही है, क्योंकि यहां पे मैं बार बार बता रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इधर से ले लिए थे, 2 या तो यहां रहे होंगे या तो यहां, तो 2 में से किसी एक टाइम पर एक ही जगह बॉन्डिंग हो रही होगी। तो ओवरऑल कार्बन के कितने, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड के कंपैरिजन में उसके कंसिडरेशन में हम क्या बोलते हैं, sp3 है। तो कार्बन एज वेल एज एल्यूमिनियम बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये बताया गया है। द 4 टर्मिनल AlC मतलब एल्यूमिनियम और टर्मिनल कार्बन जो हैं सोज नॉर्मल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, बिल्कुल सही बात है, इनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बार बार हम बोल रहे थे मोशन में यहां वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां से ट्रांजिशन होती, लेकिन इनमें नहीं होती, ये जैसे थे वो एज सच रहते हैं। सिमिलरली द ब्रिजिंग AlC, ये वाले ब्रिजिंग वाले सजेस्ट ए रिड्यूस्ड बॉन्ड ऑर्डर एज एविडेंट बाय लॉन्गर बॉन्ड। मैंने पहले ही बताया कि ये जो हैं वीक बॉन्ड होते हैं, या बॉन्ड ऑर्डर कम होना मतलब बॉन्ड का वीक होना। और ये कैसे पता चलता है, प्रूफ भी होता है कि अगर हमारे टर्मिनल वाले 100 सेंटीमीटर होंगे तो जो ब्रिजिंग वाले हैं वो 110 सेंटीमीटर के होंगे। सिंपल सी चीज बोली गई है। द ब्रिजिंग AlC बॉन्ड्स आर एस्टिमेटेड 10%, कितना बड़ा होगा, 10% लगभग हमारे ब्रिजिंग वाले बॉन्ड बड़े होंगे। साथ ही साथ में जो ब्रिजिंग वाला है इसमें 1 2 3 3 सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो या तो यहां रहा होगा या तो यहां, 2 यहां पे इनके लिए 3 सेंटर हैं और इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए इसको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। साथ ही साथ में द रिड्यूस्ड बॉन्ड ऑर्डर में बी विजुलाइज्ड, कैसे, इससे देख सकते हैं कि जब 2 एलिमेंट मतलब 2 सेंटर के बीच में 2 बॉन्ड होंगे तो अच्छी बॉन्डिंग हो रही होगी, लेकिन 3 सेंटर के बीच में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वीक होगा। सिंपल सा है, 2 लोगों के बीच में अगर 2 प्लेट खाना है तो आसानी से
पेट भर के खाएंगे, लेकिन अगर 3 लोगों के बीच में 2 प्लेट खाना है तो फिर थोड़ा डिफिकल्टी होगी। वही चीज इस पे आप समझ सकते हैं कि 3 सेंटर पे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी चीज है यहाँ पे। एल्यूमिनियम sp3 ऑर्बिटल्स जो हैं ये हो गया है यहां से 2CH3 एंड 2CH3 का होल ट्वाइस। देखिए ये तो हमारे CH3 हो गए ये वाले, और ये क्या है Al और ये है CH3। तो इनके लिए बोला गया है कि 2CH3 जो 2CH3 ब्रिजिंग है, एंड उसके साथ ही साथ में ये ग्रुप जितना है 1 और ये है 2, तो इसके लिए यहां बोला गया है CH3 का होल ट्वाइस। तो देखिए 1 2 CH3 का होल ट्वाइस Al, और वो भी कितने 2। तो एक यहां से ग्रुप मिल के आपको क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब यहां पे जो है बार बार यही तो बता रहा था, इनके बीच में होने तो यहां पे 6 हमारे 2 यहां पे 2 यहां पे होने चाहिए थे, लेकिन इन पूरे में होने 8 चाहिए थे, लेकिन 4 होते हैं और वही इधर उधर ट्रांसमिट होते रहते हैं। वो ये बोल रहा है कंट्रीब्यूट करते हैं ब्रिज बॉन्डिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली, ठीक है। होने 8 चाहिए थे, 8 हो जाते तो सिंपल इसका भी देखिए ऑक्टेट हो जाता, इसका भी ऑक्टेट हो जाता, सिंपल था। लेकिन हैं 4, तो ये फिर यहाँ रेजोनेंस करते रहते हैं। रेजोनेंस नहीं बोलते बट डीलोकलाइजेशन बोल सकते हैं। ये ट्रांसमिट होते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते, मोशन में रहते हैं। इट मीन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर ईच जोन। मतलब एक टाइम के लिए इन्हीं किसी को 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सिंपली। तो इसीलिए वीक बॉन्ड है, मिलने 4 चाहिए थे। और आपके सामने मैंने ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कैसे ओवरलैपिंग हुई होती है। कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ओवरलैपिंग दिखाई गई, क्योंकि बॉन्ड सिर्फ वहीं बनेगा जहां पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगी। बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि इन्हीं 2 न्यूक्लियस के बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हमेशा वही नहीं होती है बट खाली वहां पे थोड़ी ज्यादा होती है, उसी पोर्शन को हम बॉन्ड बोल देते हैं एक तरह से। चलिए ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनोमेटेलिक शुरू करने से पहले बताया था आपको कि सबसे पहले तो पढ़ेंगे व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब जो भी होगा, जैसे आज हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर यानी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एंड 5th पॉइंट एप्लीकेशन पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हमारा ये एप्लीकेशन पार्ट है। जैसे ही हम बात करते हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, तो हम देखते हैं कि ये जो होता है, हमने पहले भी बताया था कि ये थोड़ा सस्ता होता है। एमंग एक्टिव मेटल जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, आयरन नहीं है, आयरन तो सस्ता है एल्यूमिनियम से भी, लेकिन आयरन हमारा एक्टिव मेटल नहीं है। तो एक्टिव मेटल में सबसे सस्ता कौन सा है, वो हमारा एल्यूमिनियम है, इसलिए इसका हम वाइडली यूज्ड करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में। साथ ही साथ इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, आर ग्रुप बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। साथ ही साथ में इनका एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है कहाँ, इंडस्ट्रीज में। याद होगा मैंने बताया था ये हम लोग 100 साल से यूज कर रहे हैं ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, लेकिन जब 1950 में सर जो भी है ये 100 ईयर से यूज कर रहे हैं, लेकिन जब 1950 आया तो सर जिगलर नाटा ने एक कंपाउंड, मतलब इनकी प्रॉपर्टी को देखा कि ये कैटालिसिस शो कर सकते हैं, कैटालिसिस शो कर सकते हैं। उसके बाद इनका रोल आया और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पहले की जो हमारी पॉलीथीन बनती थी उसका प्रॉब्लम क्या था, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर 600 700 800 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर विद 200 से 300 बार प्रेशर, साथ ही साथ में और बहुत सारी एम्बिएंट कंडीशन देनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही हमारा जिगलर नाटा कैटालिसिस बना, वहां पे हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का यूज होने लगा, तो उससे क्या हुआ, वहां पर हमारी जो भी रिएक्शन होती थी, प्रोसीड होती थी, वो रूम टेम्परेचर पे होने लगी और हमारा कॉस्ट जो थी वो भी सस्ती हो गई, प्रोडक्ट की जो यील्ड थी वो भी बढ़ गई। तो कैटालिस्ट का यही काम होता है, तो ये ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड एज ए कैटालिस्ट यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सारी इनका यूज क्यों है, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं, ये चीप है, रॉ मटेरियल है, सस्ता भी है इसलिए, और साथ ही साथ में इसका यूज जिगलर नाटा कैटालिसिस के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अगर जिगलर नाटा कैटालिसिस जैसे मैं बता रहा हूं पॉलीमराइजेशन के लिए काम होता है, तो सबसे पहला यूज इसका हम ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड का यही पढ़ेंगे कि इसका यूज होता है हाई पॉलीमर कैटालिस्ट। हाई पॉलीमर कैटालिस्ट क्या है, अगर आप जानते होंगे, पॉलीथीन आप सब यूज करते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर ऑफ ईथीन। ईथीन को जब पॉलीमर बनाते हैं उसी को हम लोग पॉलीईथीन बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में पॉलीथीन बोल देते हैं। तो उसकी रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है, हमारा जिगलर नाटा कैटालिस्ट आज के डेज में।
मतलब नाउअडेज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स कंस्टिट्यूट वन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जिगलर-नाटा कैटालिस्ट फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलेफिन। ओलेफिन्स क्या होती हैं? जो भी अल्कीन होती है। डाइइन, डाइन मतलब जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन, इस तरह की स्पीसीज। द जिगलर-नाटा कैटालिस्ट एम्प्लॉयज मेन ग्रुप मेटेलिक कंपाउंड। मेन ग्रुप मेटेलिक कंपाउंड जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ही तो पढ़ रहा हूं, एल्यूमिनियम ही तो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम। तो वो साथ ही साथ में, ऐसा नहीं खाली मेन ग्रुप, साथ ही साथ में उसको एक तरह से कह लीजिए को कैटालिस्ट। आपने नाम सुना होगा, एक होता है कैटालिस्ट, एक को कैटालिस्ट या प्रमोटर जिसको बोल देते हो। रिएक्शन की रेट को कौन घटाता बढ़ाता है? कैटालिस्ट। लेकिन कैटालिस्ट की जो हमारी इफिशियंसी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है या उसको इनहेंस करने के लिए प्रमोटर का यूज किया जाता है। तो वही चीज है, वहां पे ट्रांजिशन मेटल का यूज किया जाता है कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ट्रांजिशन मेटल मतलब हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इसके लिए बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट जो कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए, वो आपके सामने मैंने लिखा है। यहां पे है TiCl4। अब देखिए ये टाइटेनियम है, किस ग्रुप का है? ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ग्रुप का है। Al है, ये कहां का है? मेन ग्रुप का है, क्योंकि इसका पीरियड क्या है? थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो डी ग्रुप का है और ये हमारा मेन ग्रुप का है। तो दोनों मिलकर एक अच्छा सा कैटालिस्ट बनाते हैं जिसको आप जिगलर-नाटा कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ये हमारा किस में यूज होता है? ये हमारा पॉलीथीन बनाने में काम होता है। साथ ही साथ TiCl3Al, Et का होल ट्वाइस Cl लेते हैं तो इससे हम पॉलीप्रोपाइलीन बनाते हैं। याद होगा जब भी एल्यूमिनियम का जो भी ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड होगा उससे R ग्रुप को हटा के यहाँ पे देखिए Cl ले आए हैं, तो हेलोजन लाते थे तो क्या होता था? हेलोजन लाते ही रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती थी। चलिए मैं दिखा देता हूं, ये रहा। यहां पे मैंने बताया था कि यहां पे रिड्यूस हो जाती है। AlX2 इज हाईली रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू AlR3। AlR3 के कंपैरिजन में हमारे जैसे ही हेलोजन इसमें आते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। वही चीज यहां पे की गई है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी कंट्रोल की गई है और कुछ नहीं। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा, मैंने यहां पे डाल दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बहुत कम ही पॉइंट लिखवाता हूं जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब आपको नोट ही कर लेना है। आपके CUET PG एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार उसने क्वेश्चन पूछा है जिगलर-नाटा कैटालिस्ट में मेटल कौन सा यूज होता है, फिर पूछ लेता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, फिर पूछ लेता है कि इसकी एक्टिव साइट क्या होती है, और फिर पूछ लेता है पूरे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपके सामने मैंने इन सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, TiCl4 प्लस AlEt3। ठीक है, ElEt का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारा मेन जिगलर-नाटा कैटालिस्ट होता है जिसका यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोगों ने आज देख लिया एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड, साथ ही साथ में इसकी प्रॉपर्टीज देखी, साथ ही साथ में इनकी बॉन्डिंग देखी जो कि इंपॉर्टेंट था। आपके कई कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हुए होंगे, आपने मेन ग्रुप में भी ये पढ़ा होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।